नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और कदम मेरे साथ आप बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। तो साथियों, कक्षा 7 एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कक्षा 6 एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 हमारा अतीत भाग 3 एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन। तो कैसे हैं आप सभी? आयुष वर्मा जी स्वागत आपका, सीमा सीमा जी स्वागत आपका, जैन चौधरी जी, अमन जैन जी कैसे हैं आप, सुनीता सैनी जी स्वागत आपका, इंडियन आर्मी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, रमेश जी स्वागत आपका, जितेंद्र शेखावत जी स्वागत आपका, डेली ब्लॉग स्वागत आपका, कैसे हैं आप, राम स्वरूप जी, ट्विंकल जी स्वागत आपका, सोना कुमारी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 के। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सुनील कुमार जी स्वागत आपका, कैसे हैं? सुभाषिनी जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? सुरेंद्र जाट जी स्वागत आपका, कुलदीप सिंह गिल जी स्वागत आपका, शांति लाल जी स्वागत आपका, माया जी, किशोर कुमार, संतोष जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्वान साथियों, एनसीईआरटी का ये 10 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 9 सेशन कर चुके हैं और मात्र 9 सेशन में हमने क्लास 6 और 7 कर दी है कंप्लीट। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करते हो आरबीएसई से, तो आरबीएसई में कहीं ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यानी अगर आप आरबीएसई क्वेश्चन की ओल्ड बुक के अगर क्वेश्चन करते हो, वहां पर जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और वहां से बहुत सारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं अगर हम तुलना करते हैं एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी का भी अच्छा कंटेंट है, बट उसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम बनते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए हर सेशन से, यानी हर क्लास से, हर चैप्टर से एक एक लाइन आपके सामने रखें और वो आपके पेपर में अगर आती है तो वो क्वेश्चन आपका सही हो। तो इसी क्रम में आज हम क्लास 8 जो है वो शुरू कर रहे हैं और ये सेशन नंबर 10 है और आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 की। लेकिन विद्वान साथियों, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अभी तक, तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं वो सारे के सारे सेशन आप सबसे पहले देख सके और सबसे पहले उनका जो है वो अध्ययन कर सके और ऑल नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। इसके लिए ऑल जो है वो बेल आइकन दबा दीजिएगा और हर सेशन की पीडीएफ आपको मिले, इसके लिए ये टेलीग्राम चैनल है जिसका ये बारकोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा चैनल है रीट नगर, इसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेंगे तब भी आपको हमारे सारे सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। नरेंद्र मीनाक्षी कैसे हैं आप? देखिए, क्लास नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या बनता है। क्लास 8 एंड चैप्टर 1 एंड 2 आज आप डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो ये काम सौंपा था रेनेल को और 1782 में सौंपा था। आपके एनसीईआरटी क्लास 8 हमारा अतीत का चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य किसे सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने तो रेनेल को सौंपा था। और ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वह किस गवर्नर जनरल से शुरू होता है और किस पर आकर खत्म होता है? तो ब्रिटिश इतिहास जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल
वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होता है और इसका इतिहास जो है वो जाता है अंतिम जो वॉइसराय थे, वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक। कहां तक जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। भारत के इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। और भारत के इतिहास को जेम्स मिल ने किस आधार पर बांटा है? कि पहले अगर देखते हैं तो भारत में हिंदू शासकों का शासन था, फिर मुस्लिम शासकों का शासन शुरू होता है, ये दूसरा पार्ट है, और फिर जो है वो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। तो इस प्रकार शासन के आधार पर हिंदू शासन एंड इसके बाद जो है वो ब्रिटिश शासन, मुस्लिम शासन और फिर अंग्रेज शासनों के आधार पर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में जो है वो विभाजित किया। इसके बाद देखिएगा जेम्स मिल ने कौन सी पुस्तक में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने पुस्तक लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा लिखी गई थी? तो जेम्स मिल के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो देखिएगा, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 भागों में विभाजित किया? तो हिंदू शासनकाल में, मुस्लिम शासनकाल में और ब्रिटिश शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो है वो चार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? इजाजतनामा अर्थात अनुमति। किससे अनुमति मांगी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे अनुमति मांगी कि हम दूसरे देशों में जाकर व्यापार करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां व्यापार करने के लिए चार्टर हासिल किया? तो पूर्व के देशों में। किस पुर्तगाली यात्री ने भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो देखिए आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड के मैप में अगर देखते हो आप, तो यहां से और इस तरीके से यहां पहुंचने का रास्ता ढूंढा गया था, और ये किसने खोजा था? पुर्तगाली यात्री थे वास्को द गामा ने 1498 में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? 1651 में हुगली नदी के तट पर। और इस फैक्ट्री के किले बंदी कब शुरू की गई थी? इस फैक्ट्री की किले बंदी शुरू की गई थी 1696 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक ने कंपनी को बिना कर चुकाए या बिना कर चुकाए ही व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप बिना कर चुकाए भी शासन यहां पर व्यापार कर सकते हो विदाउट किसी टैक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के नवाब को क्रम से लिखिए, यानी बंगाल के कौन कौन से नवाब हुए हैं? तो मुर्शिद कुली खां हुए हैं, अली वर्दी खान हुए हैं और सिराजुद्दौला हुए हैं। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना? नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्वान साथियों, आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। आप जब भी सेशन देखें बुक अपने साथ जरूर रखें, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको साथ साथ ही लिख ले, क्योंकि जब आप सुनते हुए लिखोगे तो इससे आपको एक तो ज्यादा याद हो जाएगा और एक आपको तुरंत ही याद हो जाता है। इन क्लास आपको 60 to 70% जो हो याद हो जाएगा, तो ऐसा आप प्रयास जो हो कर सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर
नंदिया नामक जिले में। कहा? नंदिया नामक जिले में प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। प्लासी नामक स्थान किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी के किनारे पर प्लासी जो है स्थित है। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी के मध्य हुआ। सिराजुद्दौला किस की गद्दारी के कारण युद्ध हार गया? यानी सिराजुद्दौला जो था उसका एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दिया और मीर जाफर को कहा कि अगर मीर जाफर तुम हमारा साथ दोगे तो हम आपको यहाँ का शासक बना देंगे। और मीर जाफर ने भी ऐसा ही किया और गद्दारी की किससे? सिराजुद्दौला से, और ये सिराजुद्दौला युद्ध हार जाते हैं तो मीर जाफर की गद्दारी के कारण। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे नवाब बनाया? तो मीर जाफर को नवाब बनाया। अब मीर जाफर नवाब तो बन जाता है, लेकिन नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने देखा कि अंग्रेज जो है वो पूरे राज्य के अंदर, पूरे राज्य में जो है वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेज बहुत ज्यादा जो है वो आर्थिक लॉस करवा रहे। तो मीर जाफर ने भी अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया और इस विरोध से क्या होता है? मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो किसे नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को क्या बना दिया गया? नवाब बना दिया। और मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया तो फिर मीर कासिम को हटाकर वापस मीर जाफर को जो है क्या बनाया? दिल्ली का नवाब बनाया गया। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हराकर अंग्रेजों ने किसे शासक बनाया? तो मीर जाफर को वापस जो है शासक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य ने किससे बंगाल की दीवानी का अधिकार दिया? तो अब मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाती है तो मुगल शासकों ने क्या किया? अंग्रेजों को ही दे दिया बंगाल कि ये लो, आप जो है वो यहाँ पर क्या करो? दीवानी का कार्य करो और आप ही बंगाल का क्या करो? शासन का संचालन करो। और यह जो था एक काफी गलत फैसला रहा मुगलों का, जिसके कारण अंग्रेजों को एक मौका मिल गया स्थान के ऊपर क्या करने का? अधिकार करने का। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी को शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और किन शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर बना? तो मैसूर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करता है हैदर अली के शासनकाल में, जो 1761 से 1782 तक रहा, और टीपू सुल्तान के कार्यकाल में जो 82 से लेकर और 99 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीपू सुल्तान ने 1785 में किन वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दी? अंग्रेजों के व्यापार पर इन्होंने एक तरीके से रोक लगाई और इन्होंने कहा कि आप यहां से यानी मैसूर से जो है वो ये वस्तुएं हैं और इनका आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी वस्तुएं थी विद्वान साथियों? काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी के व्यापार पर इन्होंने जो है वो रोक लगवा दी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, मैसूर के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध होते हैं? तो अंग्रेजों के 4 युद्ध होते हैं। और थोड़ा सा मैं 4 युद्ध की आपको डिटेल यहां बता रहा हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 युद्ध कब कब हुए और इन युद्धों में कुछ संधियां हुई है और उन संधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि युद्ध में किस युद्ध में कौन सा संधि हुआ और उस संधि का क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए इस पे चर्चा हम करते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ यह 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया और इस समय जो यहाँ के राज्यपाल थे, इस अवधि के राज्यपाल थे लॉर्ड वोरेस्ट थे। ठीक है, और पहला एंग्लो मैसूर में ब्रिटिश निजाम और मराठा, यानी ब्रिटिश निजाम और मराठों ने हैदर अली के खिलाफ जो है एक साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है, ये पहला युद्ध था। अब इस युद्ध में एक संधि होती है, मद्रास की संधि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई? तो प्रथम मैसूर अंग्रेज युद्धों में हुई, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर हुई। क्या होता है मद्रास की संधि में? मद्रास की संधि में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की और 1769 में एक रक्षा संधि जो है वो संपन्न की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है ये
80 से 84 के मध्य लड़ा गया और इस समय गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और दूसरे एंग्लो मैसूर में हैदर अली, निजाम और मराठे एक साथ मिल गए और ये तीनों मिलकर किसके खिलाफ लड़ते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। और हैदर अली ने कर्नल बेली को हराया था। किसको हराया था इस युद्ध में? कर्नल बेली को हराया। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उनके बेटे, हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने उत्तराधिकारी बनते हैं। और यहाँ पर एक संधि होती है जिसे मैंगलोर की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगलोर की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा मैंगलोर की संधि के साथ जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के मध्य और राज्यपाल जो थे इस अवधि में वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तीसरे एंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश निजाम और मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ जो है वो एक साथ लड़ाई की। यानी इस बार अंग्रेज, निजाम और मराठा एक साथ मिले और किससे युद्ध किया? टीपू के साथ, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया। और इसके अंदर एक संधि होती है श्री रंगपट्टनम की संधि और इस संधि पर 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद चौथा युद्ध होता है 1799 में। गवर्नर इस समय थे लॉर्ड वेलेस्ली और इस अवधि में जो है 1799 में मैसूर की राजधानी श्री रंगपटना की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा वर्ष 1799 तक समाप्त हो चुका था। और अब भारत में कोई भी ऐसा शासक, कोई मजबूत शासक नहीं था जो अंग्रेजों को क्या दे सके? टक्कर दे सके। और इसके बाद कोई बाहरी प्रतिद्वंदी यानी कोई फ्रांसीसी या कोई अन्य व्यापारिक कंपनी भी नहीं थी जो कि इनको अंग्रेजों को टक्कर दे सके। और एक तरीके से ये कहें कि भारत में शासन के, अंग्रेजों के जो रास्ते हैं वो खुल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुक में ये थोड़ी सी कम है संधि, ये संधि बुक में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है। चारों जो संधियां हैं और चारों जो युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध, इनको थोड़ा सा मैंने ज्यादा विस्तार से लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा मिले और इनके बारे में पूरी जानकारी एक साथ ही मिल जाए। इसके बाद देखिए किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए, ये आपकी बुक में है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में 4 मई 1799 को। और किस युद्ध के बाद मराठा राज्य टुकड़ों में बंट गया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद 1761 में जो है ये टुकड़ों में बंट जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा राज्य टुकड़ों में बंटा तो इसकी बागडोर किसने संभाली? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, ये 4 भागों में जो है वो मराठा डिवाइड हो गए। इसके बाद देखिएगा राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? पेशवा। मराठों के अंदर जो है वो सैनिक और प्रशासनिक जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? पेशवा कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार बताएं कमेंट करके आपको। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा क्या है, टेढ़ी खीर है, यानी टेढ़ा काम है। बड़ा जोर आता है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम आपको आज बोले थे 3 बजे वाले सेशन में कि आप जो है वो पढ़ के जरूर आना, क्योंकि अगर आप कोई सेशन, कोई चैप्टर पहले से पढ़ के आते हैं, जैसे आप 10th में थे, 12th में थे, तो आपको आपके अध्यापक कहते थे कि कल हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ के आना। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप अगर पहले से पढ़ के आते हैं और यहाँ पर जब आप वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपको दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है और फिर आप केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के भी काम चला सकते हैं। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये पेपर के टाइम आप इस तरीके से हमने क्रिएट किए हैं कि एक दिन में पूरा एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, एक दिन में आप पूरा आरबीएससी कवर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे कोई गाइड पढ़े या ना पढ़े, ये आपकी पर्सनल डिसीजन होंगे।
ठीक है। लेकिन ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन कम से कम पेपर से पहले 4 से 5 बार आप रिवाइज करें और प्रयास करें कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इन बुकों से आए हैं और हमने आपको आरबीएससी करवाई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को बेनिफिट दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। और छोटा सा निवेदन है, आप सारे बच्चे जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग में जाते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इन सेशन को, इन क्लासों को शेयर करें और थोड़ा सा इस परिवार को और बड़ा करने में अपना छोटा सा सहयोग आप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करें। और ये मैं आपको निश्चित तौर एक सेकंड रुके। एक सेकंड रुके। बिल्कुल लाइट गई, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। ओके ठीक है, अब चलते हैं, वापस शुरू करते हैं अपने सेशन को आगे लेके पढ़ते हैं। लाइट की बाधा आपको पता है कितनी ज़्यादा चल रही है सुबह, इसीलिए 10 बजे वाला जो सेशन है हमारा नहीं हो पाया था, सॉरी 11 बजे वाला सेशन, क्योंकि विद्युत बाधा के कारण हम वो सेशन जो है कर नहीं पाए थे। और लंबी लंबी लाइटें कट रही है अभी, तो गांव में और भी ज़्यादा हालत खराब होती है। तो चलिए करते हैं सेशन, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। 18वीं शताब्दी में 2 प्रमुख मराठा योद्धा कौन हुए? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। पहला मराठा युद्ध कब हुआ था? पहला मराठा युद्ध कब हुआ? पहला मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था बताइए। पहला मराठा युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? तो पहला मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1782 में हुआ था। पहला मराठा युद्ध किस संधि के साथ हुआ? अंग्रेज मराठा युद्ध है ये, सालबाई की संधि हुई थी इसमें। और दूसरा मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1703 से लेकर और 5 तक ये चला। और तीसरा अंतिम मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1819 तक। किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की नीति को अपनाया? कौन से गवर्नर जनरल थे जिसने सर्वोच्चता की नीति को अपनाया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 1823 तक। सर्वोच्चता की नीति क्या है? क्या नीति है जिसे सर्वोच्चता की नीति कहते हैं, या कौन सी नीति है जिसे सर्वोच्चता की नीति कहते हैं? तो एक ये सर्वोच्चता की नीति एक ऐसी नीति है जिसमें अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और वो कहते हैं कि हम सर्वोच्च हैं, सबसे उच्च हैं, इसीलिए हमें अन्य राज्यों का अधिग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है, अधिग्रहण करने का अधिकार है। कित्तूर, कित्तूर नाम था पहले कर्नाटक का, वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, पहले इसको कित्तूर कहते थे। तो कित्तूर की किस रानी ने अंग्रेजों का विरोध किया? रानी चेन्नम्मा। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रानी चेन्नम्मा का संबंध किससे है? तो कर्नाटक या कित्तूर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रायना कौन था? रायना एक गरीब चौकीदार था जिसने अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों ने 1830 में से फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ कब तक लड़ाइयां लड़ी? 1838 से लेकर और 1842 तक। अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कब किया? तो सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1843 में। और अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब किया? तो 1849 में। और पंजाब के शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। बट रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है
और इसके बाद अंग्रेजों को पंजाब में सत्ता प्राप्त हो जाती है। कल ईद है और सभी हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी को ईद की बहुत बहुत जो है वो ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। और हम ईश्वर से अल्लाह से दुआ करेंगे कि अगली ईद आने से पहले पहले आप जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन सबको गवर्नमेंट जो है वो नौकरी मिले, या जो भी आपके लक्ष्य है वो आप उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त जो हो करें। तो सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 में इनकी मृत्यु होती है। विलय नीति किसने चलाई थी? विलय नीति किसने चलवाई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से लेकर और 1856 के बीच विलय नीति या हड़प नीति भी कह सकते हो इसे, चलाया गया था। जी, परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा एक और राजस्थान के किसानों का त्योहार है आखा तीज। कल क्या है? अक्षय तृतीया, आखा तीज कहते हैं, और सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं इस दिन। तो आखा तीज की, परशुराम जयंती की और ईद तीनों की जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विलय नीति क्या है? अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है तो वह राज्य अंग्रेजों द्वारा विलय नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने विलय नीति के तहत संतारा को कब हड़प लिया? 1848 में अंग्रेजों ने विलय नीति के तहत किन किन को राज्यों को हड़पा? तो संतारा शब्द था यहाँ पर। 1848 में संतारा को, सबलपुर को 1850 में, यह याद रखना, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में और अवध को 1856 में। सबसे पहले संतारा को और सबसे अंत में अवध को, ये दो बात भी याद रखना। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कंपनी ने किन किन स्थानों पर सत्ता हासिल की? तो 1773 से 85 के मध्य बंगाल, मद्रास और मुंबई पर इन्होंने सत्ता हासिल की। ब्रिटिश शासनकाल में कितनी प्रेसिडेंसी थी? तो 3 प्रेसिडेंसी थी। और ब्रिटिश शासनकाल व्यवस्था में काजी का पद था। काजी एक न्यायाधीश के रूप में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में न्यायाधीश के रूप में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो था एक कार्य करता था। और ये आता है आपका नेक्स्ट, मुक्ति कौन होता था? ये क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति। ये क्वेश्चन ऐसा था कि ब्रिटिश, ये यहां से है क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 56 नंबर, ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मुक्ति कौन होता था? तो मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति जो न्याय का जानकार होता था। व्यवस्था या कानून व्यवस्था का जानकार होता था, जो कानून की व्याख्या करता था और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में महाभियोग क्या होता था? तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता, जिसे महाभियोग कहा जाता। 1782 में नई शासन व्यवस्था के तहत कितनी अदालतें स्थापित की गई? 2, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत की न्याय व्यवस्था कौन देखता था? जिला कलेक्टर की निगरानी में काजी या मुफ्ती। एंड दीवानी अदालत की न्याय व्यवस्था यूरोपीय जिला कलेक्टर देखते थे। 1785 में कितने पंडितों को भारतीय कानून की संकलन करने का कार्य सौंपा गया? 11 को। और ये 11 पंडितों द्वारा तैयार किए गए संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एन बी हाल्डेन ने। इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। कलेक्टर क्या है? भारतीय जिले में सबसे बड़ा पद है, आज भी होता है। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते हैं? सिपाही कहते हैं। जनरली हम सिपाही कहते हैं, हम क्या कहते हैं? भारतीय इसको क्या कहते हैं? सिपाही कहते हैं। बट अंग्रेज इसको क्या कहते थे? सिपाही, सिपाही कहते थे। 1857 में 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 1857 में
में भारत के कितने प्रतिशत भूभाग और आबादी पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था? तो 63% भूभाग और 78% आबादी पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। कब? 1857 की क्रांति के समय। आरबीएससी 2019-20 की राजस्थान अध्ययन 9, 10, 11, 12 की पुस्तक कराएं। शायद हेमंत जी आप हमारे इस परिवार में नए हैं, इसलिए आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये सारी पुस्तकें वन लाइनर के रूप में हम करवा चुके हैं। आप जाके ये सारे सेशन देख सकते हैं, ये करवा चुके हैं हम, जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 3 और 4 करेंगे। आप भी पढ़ के आए हैं तो बताएं कि क्या कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो कमेंट में जरूर बताएं और आप अपनी राय जरूर दें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कि आपको कैसा लग रहा है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना ज्यादा सरल होगा या फिर आपका समय भी बचे, आपकी मेहनत भी बचे, ये केवल वन लाइनर क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर ले, ये ज्यादा बेहतर होगा। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। सुबह 8:30 बजे एक आरटेट के पेपर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगले 10 मिनट में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।